हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। कैसे हो आप सब? होप आप सब फाइन हो। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस और उनका मीनिंग डिटेल में कवर कर लिया। तो अब इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे वन पर्सन कंपनी, OPC भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वन पर्सन कंपनी बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये यूजुअली पेपर में आपको 5 मार्क्स में मिल ही जाता है, वन पर्सन कंपनी। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज वन पर्सन कंपनी, जो कि बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज ने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया हुआ है, लाइक यूके एंड चाइना वगैरह ने। उसके अंदर एक सिंगल बंदा भी अपनी कंपनी रन कर सकता है। वन पर्सन कंपनी प्रोवाइड्स बेनिफिट्स ऑफ बोथ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप एंड कंपनी। अब देखो, मैंने आपको बताया है कि अगर आप पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, और अगर आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एक बैरियर नहीं है। अगर अकेला बंदा करना चाहे तो वो किसी को पार्टनर भी नहीं बनाना चाहता और वो अकेले ही बिजनेस करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो कंपनी खोलना चाहता है। तो ऐसे लोगों के लिए नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया 2013 के अंदर, दैट इज वन पर्सन कंपनी, जिसके अंदर आपको दोनों चीजों के बेनिफिट मिलते हैं। दोनों कौन सी? सोल प्रोप्राइटरशिप आपने पढ़ा है +1 में। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब जब अकेला बंदा अपना बिजनेस करता है, तो इसके अंदर एक तो अकेला कर रहा है पर्सन और ऊपर से कंपनी रन कर रहा है, तो दोनों बेनिफिट्स हो गए ना। तो ये होता है वन पर्सन कंपनी। तो अगर सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 के अकॉर्डिंगली देखें, OPC का मतलब होता है कंपनी which has only one person as a member। क्लियर? वैसे तो नेम से ही क्लियर हो रहा है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर होता है और सारी लीगल एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज लिमिटेड होती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल एंड लीगल लाइबिलिटीज मतलब इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती, इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंदर कहते हैं, Act provides for the definition of a private company to include one person company। हमने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन करी, राइट? तो एक्ट क्या कहता है? उसी डेफिनेशन के अंदर वन पर्सन कंपनी को इंक्लूड किया जाए, टू इंक्लूड वन पर्सन कंपनी इन द डेफिनेशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी। और जितनी प्रोविजंस, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जितनी प्रोविजंस प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, वही सारी प्रोविजंस वन पर्सन कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगी। क्लियर हो गया? ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी शैल आल्सो बी एप्लीकेबल टू एन वन पर्सन कंपनी अनलेस अदरवाइज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंप्लायंस। अगर कोई प्रोविजन स्पेसिफिकली मेंशन कर दी गई है कि इस कंपनी के ऊपर, वन पर्सन कंपनी के ऊपर प्राइवेट कंपनी की ये प्रोविजन लागू नहीं होती, तो अगर आपने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दी है कोई प्रोविजन, तो वो एक्सक्लूडेड ही होगी। ठीक है, अगर कुछ भी आपने ऐसा नहीं लिखा कंप्लायंस के अंदर, तो जितनी प्रोविजंस प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, वो सारी OPC के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगी। क्लियर? अब सेक्शन 3 क्या कहता है? दैट वन पर्सन कंपनी शैल बी ट्रीटेड एज अ प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 3 के अंदर लिखा गया है कंपनीज एक्ट 2013 के कि वन पर्सन कंपनी को हमेशा प्राइवेट कंपनी की तरह ट्रीट करना है। दैट वन पर्सन कंपनी शैल बी ट्रीटेड एज अ प्राइवेट कंपनी फॉर ऑल लीगल पर्पसेस विद ओनली वन मेंबर। जितने भी लीगल पर्पसेस या जो भी उसके अंदर OPC के अंदर डिसीजंस या जो भी ठीक है करा जाएगा, उसके अंदर जो भी परफॉर्म किया जाएगा, तो उसको बिल्कुल प्राइवेट कंपनी की तरह ही ट्रीट करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब प्रोविजंस रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ OPC, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। एक बार सुन लो बस, इसको आपको लर्न हो जाएगा। अब OPC के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस है? सबसे पहली प्रोविजन है कि जो बंदा कंपनी खोलना चाहता है वो अपना नेम सब्सक्राइब करेगा मेमोरेंडम के अंदर, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो बंदा अपना नेम स्पेसिफाई करेगा, अपना नेम सब्सक्राइब करेगा। एंड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट 2013 इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन का 2013 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर लिखा हुआ है, प्रॉपरली वही फॉलो करना है। ठीक है,
रजिस्ट्रेशन का भी चैप्टर हम आगे करेंगे तो आपको मोर क्लियर हो जाएगा कि रजिस्ट्रेशन के क्या स्टेप्स होते हैं। तो जो भी 2013 के एक्ट में बताए गए हैं वही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। और रजिस्ट्रेशन का सेक्शन कौन सा है? 3 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन C 3(1)(c, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि वही बंदा ओपीसी खोल सकता है, या तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए या रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, इज एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ 1 पर्सन कंपनी, या तो इंडियन सिटीजन या रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तीसरा कहते हैं कि मेमोरेंडम शुड इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन नॉमिनी। जब कोई बंदा ओपीसी 1 पर्सन कंपनी चलाता है तो वो एक नॉमिनी, एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है कि इन केस कि जो सब्सक्राइबर है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकैपेबल हो जाता है, इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी जगह पे वो नॉमिनी परफॉर्म कर सके। तो उसने मेमोरेंडम में उस नॉमिनी का नेम देना होता है जिसको वो अपने बाद नॉमिनेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन उस नॉमिनी का प्रायर कंसेंट लेना भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से नेम दे दिया, चल मेरे तो बात तू चला ली, एवं नहीं। कैसे करना है? आपको पहले उससे पूछना पड़ेगा, यार तू मेरे बाद बिजनेस चला लेगा, मेरी कंपनी रन कर लेगा, ठीक है। अगर वो एग्री करता है, अगर उसका कंसेंट है, तो आप नॉमिनी के तौर पे उसका नेम दे सकते हो। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है ना। अच्छा, फिर देखो नॉमिनी जो है ना, अब आपके कोई भी ऐसा नॉमिनेट आपने पर्सन किया, घर का फैमिली मेंबर, तो लेटर ऑन उसे लगा हाय मैं नहीं करना, छट परा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? नॉमिनी पर्सन मे विड्रॉ हिज कंसेंट, मतलब जिसने पहले अपना कंसेंट दिया था, ऐसा नहीं है कि वो अपना कंसेंट विड्रॉ नहीं कर सकता। जब उसे लगेगा कि नहीं मैंने नहीं ये कंपनी नहीं चलानी, तो वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है, बट इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। एक्ट के अंदर वो मैनर भी लिखा हुआ है कि आप कैसे अपना नेम विड्रॉ कर सकते हो, तो वही मैनर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। द मेंबर ऑफ द ओपीसी मे एट एनी टाइम चेंज द नॉमिनी। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने नॉमिनेट किया था किसी को, अब मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया, तो ये नहीं कि मैं नहीं चेंज कर सकती। अगर वो बंदा विड्रॉ कर सकता है तो मैं भी नॉमिनी का नेम चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। मेंबर ऑफ द ओपीसी मे एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे मैं अपने नॉमिनी का नेम चेंज कर सकती हूँ, लेकिन प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ही चेंज करना है, ठीक है। फिर कहते हैं ऊपर वाला अगर कोई भी चेंज आया है, मान लो कि नॉमिनी ने खुद विड्रॉ कर दिया या फिर मैंने नॉमिनी का नेम चेंज करना है, तो कोई भी अगर चेंज आया है ना, इफ एनी चेंज, तो वो इन्फॉर्म करना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। ROC स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन सच टाइम एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। बेसिकली आपने क्या याद रखना है कि नॉमिनी खुद भी अपना नेम विड्रॉ कर सकता है, जो मेंबर ऑफ द ओपीसी है वो भी नॉमिनी का नेम चेंज कर सकता है, लेकिन अगर आप कोई भी चेंज लेके आ रहे हो मेमोरेंडम के अंदर, तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म करना पड़ता है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एंड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, राइट। फिर आ जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते या कोई भी प्रोविजन से, ये देखो फर्स्ट पे लिखा है ना, वेयर ओपीसी और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन, इनमें से कोई भी प्रोविजन अगर आप कर रहे हो, कॉन्ट्रावीन कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तो पेनल्टी क्या लगती है? फाइन शैल बी कंपोज्ड अप टू ₹10,000, ठीक है, फाइन लगेगा 10,000 तक का। फर्दर फाइन पर डे 1,000 रुपीज, PD स्टैंड्स फॉर पर डे 1,000 रुपीज टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। क्लियर हो गया? सो दिस वाज ऑल अबाउट ओपीसी। सो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।